लास्ट क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 9 के 46 तक क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 47। ये मेरा मास्क गिर गया, मास्क उठा देना। हाँ तो अभी 2 महीने बचे हैं ना, 2 महीने चलाओ। लॉकडाउन ही लग गया है लेने के बाद। ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग और अपनी एनसीईआरटी देना मुझे कोई। चलो ठीक है। फाइनेंसिंग की डेफिनेशन आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में मिलेगी और इन्वेस्टमेंट की आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मिलेगी। एनसीईआरटी पुरानी बुक है, करो फिर तुम इसी में से तुम ही करो। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग उसमें से मिल जाएगा, फाइनेंस की डेफिनेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मिल जाएगी। तो ये एनसीईआरटी पुरानी वाली 241 एंड 242 पे है। पुरानी वाली सुभाष दे के ये है इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन 285 पेज पे और फाइनेंसिंग डिसीजन 287 पे। तुम्हारी बुक का कुछ है नहीं मेरे पास। इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक निकालो। हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी डन। वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं आपको। लास्ट टॉपिक है ये। खोलो, बुक खोलो। चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, इसमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर लिखने हैं। बुक दो अपनी, ये दिखाओ मैं निकाल के दूँ। कहाँ गुम हो? ये रहा चैप्टर 9, ये रहा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में जाना, आपका जो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसमें जहां पर भी है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर फैक्टर होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में सेकंड फैक्टर कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर खोलो, कॉस्ट ऑफ डेट मिलेगा आपको। हाँ, मिला नहीं मिला? लाओ यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे बेटा, आगे 4 पन्ने और आगे जाओ, इसी के आसपास मिलेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ डेट वर्ड मिलेगा, कॉस्ट ऑफ डेट, ये वाला आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन 51, इंडियन लॉजिस्टिक एक कंपनी है, उसके अपने खुद के वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट है, उनके खुद के बनाए हुए वेयर हाउसेस हैं देश में अलग अलग कोनों में। उनकी जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं उनके उससे क्या होता है, हेल्प बिजनेस फर्म टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स। तो दूसरी कंपनीज हैं उनको वेयर हाउस सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने वेयर हाउस खोल रखे हैं, अभी ईशान की कंपनी हो, मोहित की कंपनी हो, कीरत की कंपनी हो, इनको अगर वेयर हाउस की जरूरत हो तो मैं किराए पे अपना वेयर हाउस देती हूँ। तो बताओ, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? मेरी ज्यादा होगी। बनाने की, उसकी बिजली पानी, उसको हैंडल करने के लिए लेबर, मेरा ज्यादा लगेगा। तुमने तो माल रखवा दिया, अब उसकी टेक केयर कैसे होगी? कौन हैंडल?
मैं उनके सामान को रखवाती हूँ, मेरा वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस की रखवाली के लिए मुझे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, आग लग जाए कि नहीं लग जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना कि नहीं रखना, फिर वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा, तो लाइटनिंग वो तो वगैरह। वही देंगे ना, वो तो वही, जैसे मैं किराए पे चढ़ा रहा हूँ तो उसका बिजली पानी का बिल मैं थोड़ी दूंगा, जो वहाँ पे रहेंगे वही देंगे ना। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है, ये अपने वेयर हाउसेस नहीं बनाते, लेट्स सपोज इनके अपने वेयर हाउसेस नहीं है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक बड़ा सा गोदाम है, उसमें कुछ सामान अमेजोन का पड़ा है, कुछ सामान मिंत्रा का पड़ा है, कुछ आपका फ्लिपकार्ट का पड़ा है, एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है जिसके अंदर मतलब वेयर हाउस है जहाँ पे अलग अलग कंपनियों के वो रखे जाते हैं, उस वेयर हाउस को मेंटेन करने का काम वेयर हाउस वाले का ही होता है। हाँ, वो सिर्फ जगह का पैसा ले लेता है कि ये कि इतनी लोकेशन आपने लिया हुआ है, इतना एरिया आपने लिया हुआ है, बट उसकी जो मेंटेनेंस है वो सारा का सारा वेयर हाउस वाले का होता है। हाँ, और उसने जगह जगह बनाए हुए हैं ऐसे वेयर हाउसेस, तो जगह जगह बनाया तो जगह जगह उसने लेबर रखी होगी, चौकीदार रखे होंगे, सब रखा होगा, तो इस तरह से तो उसकी वेयर हाउसिंग जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट है सारा लिमिटेड करके कंपनी है, कॉटन यान धागे बनाती है, एंड इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, इस बार भी उनका प्रॉफिट, क्वेश्चन सुनो, हर साल प्रॉफिट अच्छा जाता है, इस साल भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हमेशा काफ़ी कैश रहता है कंपनी में, और ये आगे फर्दर ग्रोथ करना चाहते हैं, और ये जो है इनके जो वो हैं, मैं शेयर होल्डर वो चाहते हैं कि इनकी रेगुलर इनकम इनकी आती रहे। इन्होंने 40 लाख का आईडीबीआई से लोन लिया, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर उनको सर्टन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होगा रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द लोन एग्रीमेंट। तो बताओ, इसमें जो है कंपनी को the above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profits to be retained and how much to be distributed। जब प्रॉफिट को रखने और डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है तो कौन सा डिसीजन होता है कि कितना प्रॉफिट रखना है और कितना प्रॉफिट बांटना है, उस डिसीजन को कौन सा डिसीजन कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। तीन डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, ये कौन सा डिसीजन, डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन होगा ये, कि कितना प्रॉफिट रखना और कितना बांटना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। इसमें उन्होंने कई सारे फैक्टर्स की बात करी है, सुनो सबसे पहले उनकी पहली लाइन है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो ये क्या होगा, कैश फ्लो अच्छा, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स खोलो फटाफट, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स खोलो, इससे पहले है, इससे भी पहले मिलेगा, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स खोलो, पहले नहीं मिला तो बाद में चले जाना, अमाउंट ऑफ अर्निंग, पर इसमें लाइन सुनो क्या है, कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा कमा रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा कमा रही है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भाई, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हर साल पैसा आ रहा है कंपनी में। दूसरा, इस साल कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया, इस साल भी कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया, कौन सा फैक्टर की बात है, ग्रोथ हो रही है। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, अच्छा अमाउंट आया इस साल, हर वक्त कंपनी में बढ़िया कैश रहता है, कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करना है, ग्रोथ, अब समझ में आया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ लगेगा, ठीक है, शेयर होल्डर को रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है, इन्होंने लोन लिया है और लोन के हिसाब से इनको जो है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, टैक्सेशन पॉलिसी, कैंसलेशन पॉलिसी, टैक्सेशन, टैक्सेशन पॉलिसी की लोन लिया है, नेक्स्ट लीगल के बाद वाला कौन सा है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जब आप लोन ले रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको चलना पड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुआ, समझ में आया, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन नाचते हुए, मेरी शक्ल देखना फिर, ठीक है, ये आपके कौन कौन से पेजेस पे वो मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक खोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये था 52 का, 53 के लिए आप खोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्ड कहीं दिख रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्ड दिख रहा है कहीं, वो इसका आंसर है, ठीक है, भारत एक्सप्रेस जो है वो कुरियर सर्विसेज करता है, जो कि पैकेज एंड पार्सल सर्विसेज का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैकेजेस पहुंचाने का सही समय सही जगह पे, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी या कम होंगी, मैम जिसकी
भारत वन वर्किंग, भारत एक्सप्रेस कुरियर कंपनी है। कुरियर कंपनी का काम होता है सही जगह पे सही माल पहुंचाना सही समय पे, ठीक है। इसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, ज्यादा होगी क्यों? लेबर भी लगानी है, लेबर बहुत ज्यादा लगानी है उसको, सारा काम लेबर डिपेंडेंट है, उसको साथ में माल भेजना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और मैं वो सामान रखेगा जहाँ पे वेयर हाउस। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। उठाओ उठाओ, तो इसमें वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर आप इसमें नेक्स्ट पे आ जाइएगा, क्या हुआ, बुला रहे हैं? सूट लाना है बहन का, वो मैं उसको सुबह से बोल रहा हूँ 5 मिनट में ला। करवा चौथ आ रहा है पंजाब से, हरियाणा से। क्वेश्चन 55, द साइज ऑफ एसेट, द प्रोबेबिलिटी गलत लिखा हो, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी लिख लेना है इसको, प्रॉफिटेबिलिटी। So the size of assets, profitability and competitiveness are affected by one of the financial decision. Name that decision. Assets की जब बात हो तो कौन सा decision होगा? Assets की बात हो, assets में assets को खरीदने की बात हो तो किस तरीके का decision की बात होगी? Investment decision. Assets के अंदर जो decision होते हैं, investment decision दो तरीके के होते हैं, long term, short term. जब asset की बात हो रही होगी तो किसकी बात होगी? लॉन्ग टर्म की। तो इसको लिखोगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये आपको लाइन मिलेगी, आप खोलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग से तीसरे चौथे पन्ने पे मिलेगा आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिखेगा, दिखाओ बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिखा कहीं? नहीं इधर नहीं है, बहुत आगे चले गए। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म को क्या कहते हैं दूसरा? कैपिटल बजटिंग, ये अंडरलाइन हो रखा है हरे से। अगला क्वेश्चन 56, राधिका और वानी फैशन डिजाइनर है और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी सेटअप करी है, फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। पहले वो किसी के अंडर काम करती थी, वो अलग हो गए, अपना बिजनेस स्टार्ट करें फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। और उन्होंने एक बुटीक स्टार्ट करने की कोशिश करी कि दिन में हम बुटीक चलाएंगे और रात में हम निफ्ट की तैयारी करवाएंगे एंट्रेंस की, ठीक है। फॉर अ कोचिंग सेंटर उन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर जो है पड़ोस की बिल्डिंग का हायर करा है। उनका जो है सबसे ज्यादा खर्चा जो होता था वो फोटोकॉपी पे खर्च होता था, जो वो नोट्स बनाते थे, उनको फोटोकॉपी कराने पे उनका खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा हम फोटोकॉपी की मशीन ही खरीद लेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस जो है, बट उनको ये भी लगा कि उनके बिजनेस में फोटोकॉपी का जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा ठीक है नहीं, मतलब पूरा पूरा फोटोकॉपी की मशीन का वो यूज नहीं ले पाएंगे। इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड, परवीन और रमेश, उनका प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बिजनेस था, नियो प्रिंट करके। राधिका प्रवीण के पास गई और उसने बोला कि हम दोनों मिलके इस फोटोकॉपियर को जो है यूज करते हैं, आधे पैसे आप डालो आधे पैसे मैं डालती हूँ। तो बताओ इससे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड की बढ़ेगी या घटेगी? दोनों मिलके फोटोकॉपी मशीन ले लेते हैं आधी आधी, ठीक है। मतलब तेरे को भी चाहिए होती है, मेरे को भी चाहिए होती है, कल अल्ले पैसा क्यों डाले, मिलके पैसा डाल लेते, तू भी यूज कर ली मैं भी यूज कर लूंगी। काम तो बढ़ेगा ही ना मैम उसका। मेरा खर्चा मशीन का बढ़ेगा या घटेगा? खर्चा तो कम होगा। फिक्स कैपिटल है ना मशीन का आना, फिक्स कैपिटल होती है कि नहीं? फिक्स कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी मेरी? खर्चा मेरा कम हो जाएगा फिक्स कैपिटल का। इसको क्या बोलते हैं सोच के बताओ, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर इस चीज को कुछ बोलते हैं, जब आप गठबंधन कर लेते हो किसी से और आप जो है जिसकी वजह से आपका खर्चा कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पढ़ो 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 पढ़ो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का फैक्टर है ये। तुम भी अब जवाब दे सकते हो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे।
फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का फैक्टर है, फैक्टर पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? डाइवर्सिफिकेशन गलत, एक हाथ ऊपर, आराम से बताओ। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स गुरुवंश दोनों हाथ ऊपर, ये डैब क्यों कर रहे हो मेरे आगे? टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएशन एक हाथ ऊपर तुम भी कर लो तुम्हारा लेवल तो। ऑफ कोलैबोरेशन हाँ, कोलैबोरेशन से समझा कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? जो कि एग्जाम में करते हैं हैं? डीएमपी फॉर कोलैबोरेशन, वो जो पीआर टीम होती है वही तो होती है, मतलब वो आपका इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो मुझे खुद को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, मेरे। मैं भी चलाता हूँ, वो भी चलाते हैं, मतलब ऐसे ही होता है। तो मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, वो एक काम, मेरा टाइम वगैरह रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली कोलैबोरेशन में क्या होता है, आप गठबंधन कर लेते हो किसी के साथ और वो आप मिलके काम कर रहे होते हो, ठीक है। मैं कोलैबोरेट कर लेती हूँ, सुबह यहाँ पे स्कूल चलेगा, क्रच चलेगा और शाम को यहाँ ट्यूशन चलेगी, ठीक है। हम दोनों मिलके किराया आधा आधा कर ले, तो मेरा जो खर्चा है वो कम होगा या बढ़ जाएगा? कम होगा। समझ में आया कोलैबोरेशन? कार बुक कर सकते हैं, फिर गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर गाड़ी लेंगे तो आधे आधे पैसे डाल लो, कुछ भी इस तरह से। पैशनेट प्राइवेट लिमिटेड मिल गया, कौन दे दो? पढ़ने भी नहीं देते बच्चे को, बताओ। घर वो सूट की पड़ी है, बच्चे पढ़े ना पढ़े, बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो घर में बैठी हूँ, उन्हें करवा चौथ तो मेरा भी है। चलो अगला क्वेश्चन। वीयू लिमिटेड एक कंपनी है, टेक्सटाइल वगैरह के फील्ड में है। अब ये क्वेश्चन सुनना, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, जो ये बोर्ड पे न्यूमेरिकल करा था ये वही क्वेश्चन है उस तरीके का। सबसे पहली बात सुनो, इसको सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में। कंपनी की शेयर कैपिटल है 60 लाख। सबसे पहले ये लिख लो, कंपनी की शेयर कैपिटल है 60 लाख। ईपीएस, पिछले साल का ईपीएस दे रखा है 0.50। कंपनी की शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी में जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ, प्रॉफिट नहीं, ईबीआईटी की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल पैसा जो लगा बिजनेस में वो था 60 लाख। पिछले साल की जो अर्निंग पर शेयर थी, पिछले साल का जो कमाई थी वो थी 0.50, ठीक है। इसकी वर्ड हाँ, पिछले साल 60 लाख लगा के 50 पैसा पर शेयर आ रहा था। तो उसको लिखेंगे क्या? बस ईपीएस साइड में लिख लो, ईपीएस 0.50 पिछले साल का। अब कंपनी को 40 लाख और डालना है बिजनेस में, ठीक है। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख। तो आपकी नई कैपिटल क्या बन गई? पुरानी कैपिटल थी 60 लाख, बिजनेस में आपने डाला, हाँ, तो कितना हो गया? 1 करोड़। उसके ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 8 लाख, तो ईबीआईटी क्या हो गई? ईबीआईटी लिखो 8 लाख, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारा का सारा जो है शेयर्स के थ्रू पैसा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट अगर माइनस करोगे तो कितना इंटरेस्ट जाएगा? ईबीआईटी सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ क्या होगा? पहले ईबीआईटी होता है, आई का मतलब इंटरेस्ट। 40% टैक्स। इंटरेस्ट पूछ रही मैं, इतना इंटरेस्ट जाएगा, सारा पैसा शेयर्स का है, जीरो, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सारा पैसा शेयर्स का है, कोई लोन तो लिखा ही नहीं हुआ, तो माइनस करो इंटरेस्ट, जीरो। तो ये बन गया ईबीटी। अब जो माइनस करके आंसर आया 8 लाख, वो है आपका ईबीटी, ठीक है। 8 लाख आपका हो गया ईबीटी, माइनस करके लिखो ईबीटी के सामने 8 लाख, ठीक है। अब माइनस करोगे 40% का टैक्स, हाँ, 3,20,000। वो कैलकुलेटर निकाल रहा था, ओए ओए इसका लगी है, रुको ना मैं करता हूँ। 3,20,000 माइनस करो 8 लाख में से 3,20,000,
कितना आया? ये ई भी हो गया ना। हाँ, ये हो गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया आपका 4,80,000। 4,80,000। 4,80,000। ये भी हो गया ना। हम्म। अब इसमें शेयर से निकालेंगे ना। हम्म। चल ले लेंगे ना। 10 से डिवाइड करो और मुझे एक बार ये देखने दो, इन्होंने 40 लाख पे 8 लाख दिया है तुम्हें कि 1 करोड़ पे 8 लाख दिया है? इन्होंने 40 लाख पे 8 लाख दिया है मेरे ख्याल से। चेक करना पड़ेगा इन्होंने 1 करोड़ पे दिया है किस पे दिया है। 60 लाख, 40 लाख एडिशनल कैपिटल डाली तो 1 CR हो गया। The company earned the profit of 8 lakh on the capital employed. अगर 1 करोड़ के आपके शेयर हैं, 10 रुपए से मैं डिवाइड करूं तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 10 लाख। और तुमने अगर डिवाइड किया था उससे कितने बचे थे हमारे पास? 4 लाख। ठीक है, ये 10 करोड़ से 1 करोड़ से ही करना है इसको। अब ये अर्निंग पर शेयर निकालो। 1 करोड़ की शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10 से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। 1 करोड़ की शेयर कैपिटल है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। 1 करोड़ के शेयर कैपिटल है, 1 करोड़ के शेयर्स है, डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे 1 CR डिवाइडेड बाय 10। 1 करोड़ डिवाइड बाय 10, 10 लाख। 10 लाख। मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं ये क्वेश्चन? वंश, सबको बोर्ड दिख रहा है? तनिष्क, प्रियांशी, ब्लर है? ब्लर का क्या करें? सबसे पहले आपको बताई हुई है कि पहले लगाए थे 60 लाख, ठीक है, शेयर्स के पैसे थे ये, और पुराना EPS, EPS ओल्ड, ठीक है। नए पैसे आपने एम्प्लॉय करे कितने? 40 लाख, 1 करोड़। ये है ब्लर, है ब्लर। अभी मैं नहीं खेल रही। ठीक है, सुनते तो रहो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि इन्होंने जो कमाया है, ये टोटल पैसा लगाने के बाद जो कमाई हुई है, जिसको हम EBIT कहते हैं, वो है 8 लाख रुपए। ठीक है, सबसे पहले हम I माइनस करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इन्होंने कहीं पे भी लोन की बात नहीं करी है, इसका मतलब है कोई भी पैसा उधार का नहीं है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 0। अब हमारे पास बचता है EBT, जिसको हम लिखेंगे 8 लाख। फिर हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स किस रेट पे है? 40% पे। 8 लाख का 40% हो गया 3,20,000। बचेगा आपका 4 लाख। इसको कहते हैं हम EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको हम EAT कहते हैं। अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम करते हैं, ये जो टोटल कैपिटल है 1 CR डिवाइडेड बाय 10। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है, अगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो आंसर आ गया 10 लाख। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है EAT
सॉरी, हाँ, EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। हाँ, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये आ गया 0.48। तो पिछले साल कमाई हुई थी 0.50 की, इस साल कमाई हुई है 0.48 की अर्निंग पर शेयर। तो पहले से कमाई बढ़ी है या घटी है? घटी है। तो क्या ये पैसा लगाना फायदेमंद रहा? नहीं रहा। बस इसको ये लिखना था, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। समझ में आया? प्रियांशी, तनिष्क, गुरुवंश? हमने वो 10 एज्यूम करा है ना। हाँ, 10 रुपए का एक शेयर है। हाँ, तो हमेशा ठीक है, तीनों को क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ठीक है। 58 क्वेश्चन। Name and state the aspect of financial management that enables to foresee the fund requirement both in terms of quantity and timings. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए? क्या बोलते हैं उसे? पहले भी करा था। 1 लाख रुपया चाहिए दिवाली पे, दिवाली के गिफ्ट लाने के लिए। क्या चीज बोलते हैं उसे? पहले से ही सोच के रखना, तैयारी करना, उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग। लिख लो इसका आंसर, फाइनेंशियल प्लानिंग। 8। कौन है गुरनूर? एक सेकंड रुकना। रीजल भट्टाचार्य नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अपने बेटे के साथ। उसका बेटा जो था मोबाइल फ़ोन बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड था, कुछ यूनिक फीचर्स के साथ। रीजल भट्टाचार्य ने कहा कि एक अच्छा फ़ोन जो है उसके काफ़ी चांसेस होते हैं वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट हो जाने के, आउटडेटेड हो जाने के, और उसमें बहुत पैसा भी लगता है और समय समय पे उसमें पैसा लगाना पड़ता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अपने बेटे को समझा समझू के उसने फर्नीचर बिजनेस शुरू करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। किरत, तुम्हें बिजनेस खोलना था, ठीक है, मोबाइल बनाने का। पापा ने कहा मोबाइल तो बड़े जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है, बार बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये छोड़ फर्नीचर का बिजनेस खोलना। ठीक है, फर्नीचर के बिजनेस में बताओ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को? तो क्या लिखोगे इसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 59, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है, लकड़ियां लेनी पूरी पूरी वो रखनी पड़ेगा, स्टॉक बना बना के फिनिश होगी। फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में लैंड, मशीन्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें आपको लिखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फिक्स वर्किंग रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट गिवन है। अपनी अपनी बुक्स में जहां जहां पर भी है लिख लेना। फिर अगला है भारत स्टील, जो है एक इंडियन कंपनी है, 50 मिलियन टन स्टील जो है, 50 मिलियन टन स्टील हर साल बनाती है। 38 बिलियन यूएस डॉलर की उनकी कमाई है। ये वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी को अक्वायर करने वाले हैं जर्मन स्टील्स को, जिसकी वजह से ये कंपनी पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर बन जाएंगे। उसके लिए इन्हें 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, वो थ्रू डेट और इक्विटी। थोड़ा पैसा ये डेट से लाएंगे, थोड़ा पैसा इक्विटी से लाएंगे। ठीक है, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंपनी फॉर अरेंजिंग द फंड्स। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे जिसके द्वारा वो पैसे लाते हैं, चाहे वो उधार से लाए चाहे वो इक्विटी से लाए, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कौन सा डिसीजन होता है वो? 50,000 करोड़ चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। सब कुछ 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 बोल गए, वो फाइनेंशियल प्लानिंग बोल गया, वो डिविडेंड डिसीजन बोल गया।
फाइनेंसिंग डिसीजन समझ में आया कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में? ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजन में टैक्सेशन पॉलिसी का क्या रोल होता है? निकालो फटाफट डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, उसके अंदर टैक्सेशन पॉलिसी लिखा होगा। क्वेश्चन 61, खोलो डिविडेंड डिसीजंस, टॉपिक खोलो डिविडेंड डिसीजन, उसके फैक्टर्स होंगे, उसमें टैक्सेशन पॉलिसी होगा। टैक्स ज्यादा होगा तो डिविडेंड कम बांटोगे, टैक्स कम होगा तो डिविडेंड ज्यादा बांटोगे। हाँ ये लिख लो, आंसर है इसका। कौन सा क्वेश्चन है मैम ये? 61। ये क्वेश्चंस कर गए तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे बोर्ड्स के। एक marketer of television before making the sale does lot of other activities such as planning, ये छोड़ दो, इसका कोई चैप्टर का ही नहीं है। पता नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा है। 84 है। अगली क्लास तक जाऊंगी, फिक्र मत करो, एक क्लास और दूंगी। केजे लिमिटेड जो है वो ट्रक बनाती है, ट्रक मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कौन सी कंपनी हुई? ये मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर? मैन्युफैक्चरर, खर्चा ज्यादा है याद रखना। उसकी ट्रक की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनको उम्मीद है कि कंपनी ट्रक की जो डिमांड आएगी 20% से और ज्यादा आएगी, इसलिए उन्होंने एक नई और फैक्ट्री डाली है ट्रक बनाने की, और उसके लिए उनको 2000 करोड़ रुपए चाहिए एज अ फिक्स कैपिटल और 500 करोड़ चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल उनके पास आ गई है, वर्किंग कैपिटल के लिए उन्हें बताओ कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या लिखना चाहिए हम इसमें, क्या पूछ रहे हैं सवाल? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी 3 पॉइंट पूछे, any 3 points related to factors affecting working capital requirement। मार्क कर लो तो बता देना, फिर मैं अगले पे जाऊंगी। any 3, स्केल ऑफ बिजनेस। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को डिक्लेयर कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी का, ठीक है। उसके अलावा हिंदुस्तान में बेंगलुरु, मुंबई, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, लुधियाना भी बहुत पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। एयर प्यूरिफायर जो है 2000 से लेके 25,000 रुपए में आते हैं, ठीक है। और ये आपके आसपास इर्द गिर्द जितना भी पोल्यूटेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। ये देखते हुए प्योर एयर टेक्नोलॉजी इंडिया ने एक सस्ता होम एयर प्यूरिफायर बनाने का डिसाइड किया है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि सस्ता एयर प्यूरिफायर बनाने के लिए, मतलब वो पर ईयर 1 लाख प्यूरिफायर बनाया करेंगे, और वो कॉस्ट रखेंगे, कॉस्टिंग रखेंगे 500 रुपए पर यूनिट। बनाने की कॉस्टिंग वेन्यू में आया, क्रेटा में भी है, वेन्यू में भी दे रहे हैं। उसके लिए अब ये पूरा मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो वो इक्विटी और डेट दोनों से लाने वाले हैं। तो बताओ कौन सी टाइप का डिसीजन हुआ? नहीं, ये इसमें पूछा गया है कि उसके फैक्टर्स बताओ जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ढूंढो। वो कह रहे हैं कोई भी 4 फैक्टर बताओ जो कि अफेक्ट करेंगे उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि कितना डेट का पैसा डालना चाहिए और कितना इक्विटी का पैसा डालना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कुछ भी डालो, एनी 4 फ्रॉम दिस। क्वेश्चन 65, ये था 64 क्वेश्चन। क्वेश्चन 65, ट्रक इंडिया जो है वो 1 लाख ट्रक बनाता है प्रति वर्ष या जैसे भी, और 1000 करोड़ की कमाई करता है, ठीक है। ट्रक इंडिया लिमिटेड को टेक ओवर करने वाला है, जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो बताओ कौन कौन से फैक्टर, अभी पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनके फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, फाइनेंशियल,
फाइनेंसिंग डिसीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, हाउ डज फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। टॉपिक खोलो फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको 5वें छठे पेज पे मिलेगा, 5वें छठे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक्स में है, शुरू शुरू में फाइनेंशियल प्लानिंग में मिलेगा। इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस नहीं, इसके आगे इंपॉर्टेंस होगा। इंपॉर्टेंस के अंदर एक लाइन होगी हेल्प्स इन फोरकास्टिंग करके, फोरकास्टिंग वाली लाइन मिल गई, ये पॉइंट पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंस में मिला तुम्हें, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं मिला? ढूंढो, शांति से ढूंढो, शांति से मिलेगा नाश्ता। इस सब इन्वेस्टमेंट के बाद मिलेगा शायद। इसकी इंपॉर्टेंस का शायद से पहला पॉइंट होगा। इंपॉर्टेंस में फोरकास्टिंग वर्ड मिलेगा, पहला दूसरा पॉइंट होगा। मैंने ढूंढा ना, फिर आऊंगी मारूंगी, ऐसे मम्मी बोलती है ना। हम कहते आ जाओ तो मिल जाता है। फोरकास्टिंग देखो वर्ड मिलेगा स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। यही होता होगा फोरकास्टिंग का, भाषा बदल दी गई है बस। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगी। सुनो, एमएम लिमिटेड जो है छोटी गाड़ियां बनाती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पुणे में है। उसकी गाड़ी की डिमांड बढ़ती जा रही है 20% से प्रत्येक वर्ष, और ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाले हैं, एक और फैक्ट्री डालने वाले हैं। इसके लिए उनको 1500 करोड़ फिक्स कैपिटल चाहिए, 400 वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल का इंतजाम हो गया, फिक्स कैपिटल के लिए बताओ और कौन से फैक्टर दिमाग में रखने हैं? क्या आंसर? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन 70 वाला नाम क्वेश्चन 67, स्केल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्वेश्चन 68, डिविडेंड डिसीजन के कोई भी 4 फैक्टर लिखो। क्वेश्चन 68, डिविडेंड डिसीजन के कोई भी 4 फैक्टर लिखो। ये कौन सा था? 67। इनको याद करोगे? वही चीज रिपीट में मार्क चल रही है। ये तरीके बता रही हूँ किस किस तरीके। 2-3 क्वेश्चन बचे, बस ये पन्ना खत्म करा दूँ बस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आ जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन 70th क्वेश्चन। सोमनाथ लिमिटेड एक कंपनी है, इनका एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है कपड़ों का। लास्ट कुछ सालों से कंपनी की परफॉर्मेंस धांसू चल रही है, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चक्कर में इन्होंने जो है सारी मशीन्स को अपग्रेड करने का सोचा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजर दालमा ने फंड्स की रिक्वायरमेंट और टाइमिंग्स का डिसीजन लिया है कि हमें इतना फंड चाहिए और इस समय पे चाहिए होगा। उसके लिए ये कंपनी को लिंक करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंसिंग डिसीजन को, कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ से पैसा आएगा। डालमा ने पूरी सेल फॉरकास्ट बनाई है अगले 4 सालों की। उन्होंने ये देखा है कि कितना प्रॉफिट एस्टिमेट्स हम कमा सकते हैं, फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। और वो जो है ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि बिजनेस में जब पैसा चाहिए हो वो आ जाए, और उसके लिए वो अल्टरनेटिव सोर्सेज को खोज रहे हैं। कौन से फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी बोल रहे हो ना। टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, वो नहीं है, वो नहीं बोल रही हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपका दूसरा तीसरा टॉपिक था। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ना, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास